बरस है ना खानदेशनी पावन भूमीले मी वंदन करता मंचावर विराजमान खासदार माननीय डॉक्टर सुभाष भामरे जी आणि खासदार डॉक्टर हिनाताई आता इथे दोन दोन डॉक्टर आपले खासदार आहेत म्हणून गरिबीची बिमारी जाणार आहे हा नक्कीच आहे आता भारतीय जनता पार्टीचे उम्मीदवार श्री जयकुमार रावल डॉक्टर विजय गावित जी अनिल गोटे जी मनोहर भदाणे जी बहन मंजुला गावित जी श्री जितेंद्र ठाकुर जी श्री उदय सिंह जी पाडवी मंचावर बसलेले भाजपाचे सगळे वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे आदिवासी भाई बहन मेरे किसान भाई बहन आज आपके दर्शन करने का मुझे फिर एक बार सौभाग्य मिला है मैं लोकसभा के चुनाव में आप सबके बीच आया था और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए और आपने मेरी बात में विश्वास करके धुले हो या नंदुरबार हो दोनों खासदार को विजयी बना करके भाइयों बहनों 4 महीने के भीतर भीतर मैं दोबारा आपके पास आया हूं राजनेताओं का स्वभाव रहता है कि चुनावी सभा में कुछ भी बोल देना और चुनाव समाप्त होकर के भूल जाना लेकिन मैं राजनेता नहीं हूं मैं तो आपका सेवक हूं मैं भारत का प्रधान सेवक हूं और इसलिए वादे भुलाने के लिए नहीं वादों को दोबारा याद कराने के लिए आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो वादे मैंने किए हैं जब 60 महीने पूरे होंगे मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा पल पल का हिसाब दूंगा हमने वादे चुनाव जीतने के लिए नहीं किए हैं हमने वादे आदिवासियों की जिंदगी को बदलने के लिए किए हैं हमने वादे धुले और नंदुरबार इलाके के विकास के लिए किए हैं हमने धुले और नंदुरबार को महाराष्ट्र के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए किए हैं
और अगर महाराष्ट्र आगे बढ़ जाए लेकिन मेरा ये आदिवासी क्षेत्र पिछड़ करके रह जाए तो कभी भी महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर महाराष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है तो हिंदुस्तान भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं विकास के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं विकास करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने तो बचपन से जो प्याज खाई है ना, वो आपके पसीने से बनी हुई प्याज खाई है। हम तो आप ही के यहां से आती थी जो प्याज, उसी पे गुजारा करते थे। जिन किसानों ने बचपन से मुझे प्याज खिलाई है, उन किसानों का भला करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी कोई कमी नहीं रखेगी। बस इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का, इंतजार कीजिए 15 अक्टूबर का। आप देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनते ही इस सरकार की गलत नीतियों के कारण मेरे कपास पैदा करने वाले किसानों को जो नुकसान हो रहा है, मेरे प्याज की खेती करने वाले किसानों को नुकसान हो रहा है, उन सारी नीतियों को बदल दिया जाएगा और दिल्ली और महाराष्ट्र मिलकर के मेरे किसान भाइयों की समस्या का समाधान हम करके रहेंगे। भाइयों, हमारे देश में कहते हैं, अगर किसी का नमक खाते हैं ना, तो फिर इस नमक की इज्जत रखी जाती है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर किसी का नमक खाया तो नमक की इज्जत रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए? अगर मैंने आपकी प्याज खाई है तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? आपके कपास से बने कपड़े पहने हैं तो आपकी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपकी इज्जत ये हमारी इज्जत है। आपका सुख ये हमारा सुख है। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे करने वाले लोगों में से नहीं हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के नेता मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन, इस मुद्दे पर कितने चुनाव पर वादे करते गए? कांग्रेस ने हर चुनाव में वादा किया है कि नहीं किया है? मुझे बताइए, वादा किया है कि नहीं किया है? कहीं पर भी 1 इंच पटरी लगी क्या? कहीं पर रेलवे स्टेशन के लिए कोई ईंट लगी क्या? अरे इतना छोड़ दो, जमीन पे उन्होंने चूने की लाइन तक बनाई है क्या? और 50 साल से आपको हर चुनाव में कहते रहे, मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन बन जाएगी, मनमाड़ इंदौर रेलवे लाइन बन जाएगी, फिर सारे विकास के रास्ते, ये बोला था कि नहीं बोला था? 50 साल में कुछ किया क्या? ये कांग्रेस पार्टी 60 साल तक पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं का राज चला, लेकिन उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया, कोई वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने आकर के कभी 60 साल के अपने काम का हिसाब दिया है क्या? ऐसे नहीं, मेरे धुलिया जिले के भाई, जवाब तो तेज चाहिए। कभी हिसाब दिया क्या? कभी जवाब दिया क्या? और ये कैसे बेशरम लोग हैं? 60 साल का तो हिसाब दे नहीं रही है और मेरे से 60 दिन का हिसाब मांग रहे। ये अन्याय है कि नहीं अन्याय भाइयों?
ये अन्याय है कि नहीं है? ये मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने भले आपको काम का हिसाब दिया हो या न दिया हो, मैं तो आपको काम का हिसाब दूंगा। पल पल का हिसाब दूंगा, पाई पाई का हिसाब दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। मैं देख रहा हूं इस चुनाव में कांग्रेस के नेता लगातार झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। उनको लगता है बार बार बोलो, जोर जोर से बोलो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते ही रहो तो लोगों के गले उतर जाएगा। आपके शब्दों की अब इज्जत नहीं बची है। आपने 60 साल तक इतने झूठे वादे किए हैं, इतनी झूठी बातें की हैं, अब जनता के गले आपकी बातें उतरने वाली नहीं है। ये कपास के लिए झूठ फैला रहे हैं, प्याज के लिए झूठ फैला रहे हैं, अब एक नया झूठ चालू किया है। कहते हैं महाराष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है। इतना ही नहीं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। महाराष्ट्र और मुंबई के बिना हिंदुस्तान भी अधूरा है। अगर हिंदुस्तान में विकास देने की ताकत किसी राज्य में सबसे ज्यादा है, तेज गति से हिंदुस्तान को दौड़ाने की किसी राज्य में ताकत है, उस राज्य का नाम महाराष्ट्र है, जिसमें मुंबई विराजमान है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव के बुखार में कभी कभी अपने घर में भी देखा होगा, किसी को ज्यादा बुखार चढ़ जाता है ना, तो उसके मुंह से कुछ भी बातें निकल जाती है, उठपटांग बातें, कोई लेना देना नहीं, ऐसे बातें निकलती हैं। मैं देख रहा हूं इस चुनाव के बुखार में जो पराजय के कगार पे आकर के खड़े हैं, जिनके सुपड़े साफ होना तय हो चुका है, वे अब कुछ भी झूठी बातें बोलने पर उतारू हो गए हैं। भाइयों बहनों, 60 साल तक ऐसी राजनीति चली, कीचड़ फेंकने की राजनीति चली। क्या पाया कीचड़ फेंकने वालों? अब तो समझो, अरे 5 महीने पहले का अनुभव तो याद करो। जितना कीचड़ ज्यादा फेंकोगे, उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, मेरे धुले जिला, नंदुरबार जिला, मेरे आदिवासी भाई यहां रहते हैं। क्या वो पढ़ लिख करके
देश का नेतृत्व कर नहीं सकते क्या? क्या यहां से इंजीनियर नहीं बन सकते क्या? यहां से डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? यहां से पायलट नहीं बन सकते क्या? क्या कमी है उनके अंदर? अगर कमी है तो सरकार के इरादों में कमी है और उसी के कारण उनको मजबूर जिंदगी जीने के लिए छोड़ रखा गया है। मैं ये जिंदगी बदलना चाहता हूं। मैं आदिवासी हो, पिछड़े हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, उनके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। सम्मान भरी जिंदगी उनको जीने के लिए मिले, उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को आप कमल पर बटन दबाने के लिए जाने वाले हैं। जाने वाले हैं ना? 15 अक्टूबर को कमल पर बटन दबाने वाले हैं ना? 15 अक्टूबर को 15 साल के बाद पूरे महाराष्ट्र को मुक्ति का दिवस है। मुक्ति का दिवस है। 15 साल से जिस बुराइयों में महाराष्ट्र फंसा है, 15 साल से जो कठिनाइयों में महाराष्ट्र फंसा है, 15 साल से जिस मजबूरियों में महाराष्ट्र फंसा हुआ है, 15 साल से जो भ्रष्टाचार में महाराष्ट्र लिप्त है, 15 अक्टूबर को ये 15 साल की बुराइयों से मुक्ति का उत्सव है। कमल पे बटन दबा करके ये मुक्ति का उत्सव मनाना है। ये बेईमानी से मुक्ति का उत्सव है। ये भ्रष्टाचार से मुक्ति का उत्सव है। ये गरीबी से मुक्ति का उत्सव है। ये बेरोजगारी से मुक्ति का अवसर है। और उस अवसर को 15 अक्टूबर को कमल पे बटन दबा करके उस उत्सव को हमने शानदार और जानदार बनाना है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं एक कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपने कुछ भी बाकी रखा है क्या? मुझे बताइए, इस इलाके में किसानों को जो पानी मिलना था, उस पानी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? रुपये खा गए कि ना खाए? आपके खेतों में पानी पहुंचा क्या? कहीं पानी नजर आ रहा है क्या? नेताओं के जेब भरे हुए दिखते कि नहीं दिखते? उनके बैंक के खाते भर गए कि नहीं भर गए? अगर आपका पानी भी लूट गए, आपके सपने लूट गए, किसान के अरमान को लूट गए हैं ये लोग। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपके कहने आया हूं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप 15 साल बहुत होते हैं भाइयों। अगर महाराष्ट्र के 15 साल अगर तबाह न हुए होते तो यहां की 2 पीढ़ी की जिंदगी बच जाती। 2 पीढ़ी की। 15 साल में उन्होंने 2 पीढ़ी तबाह करके रख दी है। 2 पीढ़ी। नौजवान बेरोजगारी के खप्पर में डूबे हुए हैं भाइयों। शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, माताओं बहनों को सम्मानजनक जिंदगी नहीं। ये महाराष्ट्र की 15 साल की सरकार की देन है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करता गया, केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, और 1 वर्ष में पिछले 10 साल से हर वर्ष करीब करीब 3,700 किसानों ने आत्महत्या की है। 3,700 परिवार तबाह हो गए हैं। 3,700 माताएं बहनें विधवा हो गई है। 3,700 परिवारों के बच्चे अनाथ हो गए हैं।
31,700 माताओं बहनों ने अपना लाल खो दिया है। ये पाप इन लोगों ने किया है। एक साल में 3,700 किसानों की आत्महत्या, मतलब प्रतिदिन सुबह सूरज उगता है, शाम को सूरज ढलता है, इतने में महाराष्ट्र के 10 किसान परिवार तबाह हो जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, किसानों की हत्यारों को इस चुनाव के अंदर सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? किसान के मौत के लिए जिम्मेवार लोगों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलो मेरे किसान भाइयों बहनों, ताकत से बोलो जरा, सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करोगे सजा? हर कोने से ये भ्रष्टाचारियों को साफ करोगे कि नहीं करोगे? कमल पे बटन दबा करके साफ करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों बहनों, ये किसान आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि उसको ब्याज का बोझ बढ़ गया। वो साहूकार से पैसे लेता था और सूद इतना देता था कि जमीन बेचने पर भी सूद नहीं दे पाता था। तब जाकर के मौत को गले लगा देता था। क्या जब कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जब राष्ट्रीयकरण किया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा था जो बैंक में जो पैसे हैं वो धन्ना सेठों के लिए नहीं है, बैंक में जो पैसे हैं वो गरीब के काम आना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, 50 साल हो गए, 40 साल बैंकों के राष्ट्रीयकरण को हो गए, लेकिन ये बैंकों के पैसे गरीबों के काम नहीं आए। मैं मेरे आदिवासी भाइयों से पूछना चाहता हूं, मेरे गरीब भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी बैंक में किसी गरीब को देखा है? कोई गरीब बैंक में आपको नजर आया है? कभी कोई बैंक में गरीब जाता हुआ देखा है? किसी बैंक ने गरीब को पैसा दिया हुआ देखा है? तो ये झूठ क्यों बोला भाई? भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करने आया हूं, हमने तय किया है कि हमारे देश के अंदर बैंकों में जो रुपया पड़ा है वो रुपया धन्ना सेठों के लिए नहीं, अमीरों के लिए नहीं, कारखाने वालों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के गरीब के लिए वो रुपया काम आना चाहिए। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना बनाई, बैंक के लोगों को मैंने लगाया। आज हिंदुस्तान में आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जो सब गरीब लोग हैं जिनका बैंक में खाता ही नहीं है। बताइए, खाता ही नहीं है। मैंने हुक्म किया, हर एक गरीब में का बैंक में खाता होना चाहिए। 50 साल में बैंक में जितने खाते खुले उससे ज्यादा ये 5 सप्ताह के अंदर खुल गए। भैया 5 सप्ताह के अंदर खुल गए। कांग्रेस के राज में 1 साल में 1 करोड़ खाते खुलते थे। वो भी अमीरों के खुलते थे, मध्यम वर्ग के लोगों के खुलते थे, सरकार में नौकरी करने वाले बाबुओं के खुलते थे। 1 साल में 1 करोड़ हमने आकर के 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते खोल दिए। 1 सप्ताह में 1 करोड़ खाते, और वो भी गरीबों के। हमने ये भी कहा, बेचारा गरीब, उसके पास पैसे नहीं है, 5 रुपये भी नहीं है,
तो बैंक में जाके खाता कहां से खोलेगा बेचारा? जेब में पैसे ही नहीं तो बैंक में रखेगा क्या? क्योंकि बैंक में नियम है कि कुछ न कुछ तो रखना पड़ता है, तभी जाके खाता खुलता है। हमने नियम बना दिया, एक भी रुपया उसके पास नहीं होगा, जीरो बैलेंस होगा, जीरो, तो भी खाता खोल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मेरे गरीब आदिवासी भाइयों बहनों, मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं ये इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मैंने गरीबी में मैं जन्मा हूं, गरीबी में बड़ा हुआ हूं। एक गरीब को कितनी तकलीफ होती है ये मैंने बराबर बचपन में झेला है। और इसलिए गरीब के दुख दर्द समझने के लिए मुझे किसी झोपड़ी में जाकर के फोटो नहीं निकालनी पड़ती है। मुझे किसी गरीब की रोटी छीन करके तस्वीरें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने तो बचपन ही गरीबी में बिताया है, चाय बेच बेच करके जिंदगी गुजारी है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे गरीबों की कठिनाई का पता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से आया हूं, मैं आप जैसे सामान्य नागरिकों के बीच से आया हूं, मैं गरीबों के बीच से आया हूं, मैं छोटे छोटे लोगों से बीच से आया हूं। और इसलिए मेरी सरकार भी छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने के इरादे रखती है। ये इरादा लेके आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक में सिर्फ खाते खोले ऐसा नहीं, बैंक में खाते खोलने वाले गरीबों को एक कार्ड दे रहा हूं, जिसमें गरीब परिवार को 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा दे रहा हूं। अगर उसके परिवार में कुछ हो गया तो उस परिवार को 1 लाख रुपया तुरंत मिल जाए, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कैसे काम किया जाता है? भविष्य में गरीब को साहूकार के पास ब्याज से पैसे लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बैंक की जिम्मेवारी होगी, गरीब को जब जरूरत पड़े पैसे दे, एक वाले पैसे जमा कर जाए तो दूसरे दे दे, लेकिन गरीब से अब सूद के कारण मरना नहीं पड़ेगा। ये काम मैंने पक्का करना तय कर लिया है। हमारे देश के किसान को क्या चाहिए? हमारे देश के किसान को अगर बिजली और पानी मिल गया, बिजली पानी अगर मिल गया तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत मेरे किसान में होती है। मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत मेरे किसान में होती है। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की सरकारें, दिल्ली की हो या यहां की हो, उनको न किसानों को बिजली पहुंचाने का इरादा था। और इसीलिए गुजरात में एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना का काम चल रहा है। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था। इतनी सरकारें आ गई, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने उस काम को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैंने आकर के लड़ाई शुरू की। गुजरात का जब मुख्यमंत्री था, नर्मदा का काम शुरू करवाया, फिर उन्होंने रोक दिया, 2005 से फिर बंद कर दिया। मैंने दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के 15 दिन में उस काम को चालू कर दिया। इससे फायदा किसको हुआ? क्या गुजरात को हुआ क्या? ऐसा नहीं है। मैं आज आपको सच बताने आया हूं। ये लड़ाई मैं गुजरात के किसानों के लिए नहीं, गुजरात के किसानों के साथ साथ